आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से हमारे समीकरण निकायों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, हम जो है अपने दो चरों का रैखिक समीकरण क्या है, ये दो चरों का रैखिक समीकरण है, पहला और दूसरा, और हम प्रश्नावली 2 में हैं और हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लिए थे। तीसरा हम छोड़ते हैं क्योंकि उसे हमारे तीनों विधियों से हल करने के लिए कहा है, किसी भी विधि से हल कीजिए कहा है। और चौथा भी किसी भी विधि से हल कर सकते हैं क्योंकि दिए गए चरों के लिए हल करना है हमें। तो हम क्वेश्चन 4 को सभी को 4 प्रश्न है, पहला ये है 4 प्रश्न है, उसे हम चारों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और मैं प्रतिस्थापन विधि को बताया था ना पिछले वीडियो में, सबसे सरल विधि है। मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ ये कि प्रश्नावली 2 में क्या है, हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका हल प्राप्त होता है, कुछ का हल प्राप्त नहीं होता, इसलिए छोड़ दिया मैं। हम 4, 5, 6, 7 इन चारों प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि जो बुक में दिया है एग्जाम्पल, उसका 3 क्वेश्चन है और इस प्रश्न 4 का 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार 4, 5, 6, 7 3 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसका प्रतिस्थापन विधि का, और 8, 9 और 10 ये आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि तीनों से हल नहीं होंगे। इसका क्वेश्चन में ही इसका समीकरण दिया है, उससे हल करना इसे। ठीक है, क्योंकि ये दो चरों के रैखिक समीकरण से मेल खाते इसलिए विशिष्ट रूप से दे दिए हैं। अब बचा है शेष प्रश्न 11, 12, 13 और 14। इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, मेरा मानना यह है कि हम समान विधि से हम सभी प्रश्नों को जब हल करेंगे, 10 इसका और 4 ये इधर और 6 इसका क्या है, 6 एग्जाम्पल में है इसका बुक में, तो इसका भी 10 क्वेश्चन, इसका भी 10 क्वेश्चन हम जो है कंटिन्यू करेंगे, ताकि जब भी किसी प्रतिस्थापन विधि से हम जब हल करेंगे तो दिमाग में बैठेगा, वही विधि से सेम प्रश्न का हल होंगे। तो और जब हम विलोपन विधि से भी हल करेंगे 10 क्वेश्चन को लगातार, 4 प्रश्नावली का और 6 एग्जाम्पल का, तो वही विधि देखकर हमारे दिमाग में बैठेगा, इसलिए मैंने एक साथ करने का निर्णय लिया है। क्योंकि हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, बुक में नहीं कहा गया है, तो मैंने बांट दिया इसको। ठीक है, तो 10 इसका और 10 इसका हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन का 10, विलोपन का भी 10। तो मैं प्रतिस्थापन विधि 4 में 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला यही है, हम प्रतिस्थापन विधि को हल कर रहे हैं। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हिंट यहीं पर दे देता हूँ मैं कि हमें 2 समीकरण तो दिए रहेंगे। देखो यहाँ पे इस शब्द को देखना, समीकरण निकायों, यानी समीकरण निकाय, इस शब्द को याद रखना। समीकरण निकाय इसे ही कहा जाता है, यानी इक्वेशन बॉडी है ये। हमें क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, सबसे पहले हमें यह देखना होता है x और y के गुणांक को सबसे छोटी गुणांक होनी चाहिए। सबसे छोटी गुणांक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं। जैसे समीकरण 1, समीकरण 2 दिया है। ठीक है, जैसे x + y 2x + 3y इस प्रकार के दिए हैं। ठीक है,
तो हम सबसे छोटे गुणांक वाले कोई भी समीकरण चुनेंगे, ठीक है पहले, और उसमें से हम देखेंगे सबसे छोटे गुणांक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम समीकरण एक को चुनेंगे और यहीं से या तो y या तो x का मान निकालेंगे। जैसे इधर 7 रहेगा, इधर 3 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो समीकरण एक में छोटी छोटी गुणांक है, तो हम सीधा x को यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो x लें या y लें। x लेंगे ऐसे, ठीक है, फिर बराबर करेंगे, फिर 7 और इस y को पक्षांतरित कर देंगे तो -y। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी एक चर को लेकर उसका रैखिक समीकरण निकालेंगे, ठीक है, समीकरण एक से, ठीक है ऐसे। तो x का मान निकला, लेकिन यहाँ पे x का क्या है, वास्तविक मान नहीं है, ये x का वास्तविक मान नहीं है। अब जब हम एक से हम x का मान निकाले हैं, तो इस x का मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे तो हमें x का मान नहीं निकलेगा, y का वास्तविक मान निकलेगा। अब जब y का वास्तविक मान निकलेगा तो हम उसे किसी भी समीकरण में हल पुट कर देंगे तो x का वास्तविक मान निकल जाएगा। देखना इसे, सबसे छोटी गुणांक सभी का एक बराबर है, लेकिन हमें धनात्मक और ऋणात्मक भी देखनी होती है, ठीक है। तो ये हल में हम लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं ना ये, हल में हम लिखेंगे x, ठीक है, धनात्मक रहे x और बराबर लेंगे। बराबर के बाद जो पहली संख्या है उसे ही लिखा जाता है। अब इसके बाद x के साथ जो भी है इधर उसे पक्षांतरित करेंगे 7 के पीछे, तो x के साथ में +y है तो इधर आएंगे तो -y हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण 3 समझो, ठीक है। और ये हमारा, इधर मैं प्रतिस्थापन विधि लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2 है। हमेशा 2 समीकरण निकाय दिए रहेंगे, ठीक है। ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे हम x का, देखो समीकरण x का क्या है, वास्तविक मान प्राप्त नहीं हुए। अगर -y नहीं होता, x बराबर केवल 7 होता तो हम कहते हैं x का वास्तविक मान निकल आया, लेकिन नहीं निकला है, ठीक है। तो x का वास्तविक मान निकालने के लिए हमें और आगे हल करना होगा, चूंकि y भी दिया यहाँ पे। तो x का मान क्या है, 7 -y। तो x का मान हम इसे समीकरण 1 से प्राप्त किए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में, फिर आगे अच्छे से सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। और x का मान समीकरण, देखो 1 से निकाले हैं x का मान, तो 1 में ही नहीं रखेंगे, अब 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये क्या होगा, देखो रखने पर सीधा हम रखेंगे ना, यहाँ नहीं कि अब समीकरण 2 को उतारेंगे, x के स्थान पे रखेंगे 7 -y माइनस का माइनस, y का y, बराबर का बराबर, -1 का -1, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो -y इधर दिया है तो आपस में क्या हो जाएंगे, संख्या जुड़ जाती है। जब ऋणात्मक का हल होता है तो 2y होंगे, लेकिन संख्या ऋणात्मक आती है, ये 7 का 7, ठीक है। समान संख्याओं के साथ होता है, 7 में अगर y होता तो इसका भी हल होता, 7 अलग है और ये y का हल हो सकता है, बराबर -1। अब इसे देखो,
हमें क्या निकालना है, यहाँ पे y का वास्तविक मान निकलेगा, ठीक है। हम जो है -2y लेते हैं, बराबर लेंगे, फिर बराबर के बाद जो पहली संख्या उसे उतारेंगे 1। अब जो -2y के साथ जो संख्या उसे पक्षांतरित कर देंगे, तो प्लस में है तो इधर हो जाएगा -7, ठीक है। अब ये क्या होगा, -2y बराबर, आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी, 8 हो जाएंगे, माइनस का माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन हम केवल y लेते हैं। एक उदाहरण, यहाँ पे माइनस माइनस आपस में कर जाते हैं, एक तो आप जान गए, लेकिन केवल y को हम यहाँ पे लेंगे, बराबर करेंगे -8 बटा इस पूरे -2 को पक्षांतरित कर देंगे ऐसे, ये पूरे -2 पक्षांतरित होकर -2 ही जाएगा, इधर माइनस है तो ये प्लस नहीं होगा। यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि -2 y के साथ गुणा में है। जब कोई संख्या गुणा में होता है और उसका चिन्ह अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक जाएगा, धनात्मक है तो धनात्मक ही जाता है। तो y का बराबर इधर कितना निकलेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। या यूं कहूँ कि जब ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या का आपस में भाग किया जाता है तो भागफल हमेशा धनात्मक आता है। तो y का मान आया 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान, देखो y का मान 4 आया है, यानी y का वास्तविक मान है, ठीक है। अब y का मान हम किसी भी समीकरण 1 और 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या समीकरण 3 में भी रख सकते हैं y का मान। तो वही सेम तीनों में रख के देख लेना, सेम टू सेम वही आएगा। जैसे हम समीकरण हम समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। किसी भी समीकरण में आप रख लेना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब x और y का वास्तविक मान निकल आता है, यानी आंसर आ जाता है, तो x का मान निकालने के लिए या y का मान निकालने के लिए अदला बदली के समय हम किसी भी समीकरण में रख दें तो मान वही आता है। आप सबसे सरल समीकरण चुनना, ठीक है। यहाँ पे x का मान निकालना है तो हम यहाँ पे मैंने सबसे सरल समीकरण इसी को पाया, x बराबर लिखेंगे 7 माइनस y के स्थान पे रख देंगे 4, ठीक है, 4। तो x बराबर आया 3। तो यहाँ पे पूछा गया है ना, चरों के लिए हल कीजिए, तो हमारा आंसर यही है, y बराबर 4 और x बराबर 3, ये हमारा आंसर है। तो कुछ इसी प्रकार के होंगे, और मैं आपको सेकंड प्रश्न की ओर ले जाता हूँ जिसमें और थोड़ा सरल करके बताता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y। अब देखना इसमें हम क्या चुनेंगे। हम इसे पहला समीकरण मानेंगे, समीकरण पहला दोनों का है, समीकरण निकाय है, उसका पहला समीकरण, इसका दूसरा समीकरण, ठीक है। दिया है करके ऐसे लिखेंगे, और हल में दिया है करके हम इसे लिखेंगे अगर प्रश्न दिया है तो। मैं यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ ना। और हमारा पहला कार्य यह है कि हम छोटी चर देखेंगे, छोटी गुणांक वाली चर देखेंगे। यहाँ x भी है, यहाँ y भी है, तो हम दोनों को ले सकते हैं। और मुझे लगता है
x वाली छोटी संख्या है लेकिन ऋणात्मक है इधर, तो मुझे लगता है कि y को लेना चाहिए, क्योंकि 8 क्या है धनात्मक में है, माइनस है ये ऋणात्मक में है, ठीक है ना। तो हम समीकरण एक से सीधा हल लिखेंगे, हम समीकरण को उतारेंगे नहीं, y को लिखे इधर, बराबर लगाए, y बराबर के बाद पहली संख्या जो भी रहे उसे उतार देंगे, ठीक है। इतना हुआ, y बराबर 8। अब y के साथ जो भी संख्या इधर उधर उसे हम देखेंगे 2x है, 2x क्या है प्लस में है, तो इधर आके हो जाएगा ऋण में। तो y का मान हमें 8 माइनस 2x प्राप्त हुआ। अब इस y का मान समीकरण जब 1 से निकाले हैं तो 1 में ही नहीं रखेंगे, यहीं पे बस ध्यान देना है। अब 2 में रखने पर, ठीक है ना, बस इतना ही करना है। y का मान क्या दिया है 8 माइनस 2x, हम x लिखे, चूंकि y का मान निकालना है, यहाँ पे रखना है y का मान, तो 2 लिखे और यहाँ पे क्या होगा गुणा में होगा ना, चूंकि 2 पद में है तो कोष्टक में लेंगे ना। 8 माइनस, अरे मैं गलत कर दिया, यहाँ x है, x डायरेक्ट लिख रहा था मैं, x लिखेंगे, यहाँ पे गलत हो गया था, x माइनस 2 का 2 और y को हम लिखेंगे यहाँ पे, y का मान को भरेंगे 8 माइनस 2x, कोष्टक बंद करेंगे, उसके बाद बराबर दिया है, बराबर, उसके बाद -1 दिया है, ये है, ठीक है। ध्यान मेरा कहीं और था। तो अब इसे हल करेंगे, x को हम उतार देते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है, माइनस है इधर। अब इसका माइनस ये है और इसका गुणा होगा, तो ये माइनस संख्या है तो इधर चिन्हों में परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। तो -2 और +8 का गुणा होगा तो -8 दूनी 16, ठीक है। इस माइनस साइन और इस माइनस साइन का आपस में गुणा होगा तो प्लस बनाएगा, ठीक है। आपस में गुणा करके ऋण चिन्ह धन बनाता है। अब 2 का 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे कोई चर नहीं, यहाँ पे चर है तो एक चर का हम उतार देते हैं, ये बताते आ रहा हूँ मैं ये, और बराबर -1। अब देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, यानी इसका आपस में जोड़ना घटाना हो सकता है, तो हम x प्लस 4x को एक साथ लिखे, फिर इस -16 को इधर लिख देते हैं, फिर -1। अब क्या होगा, इनका आपस में जोड़ना हो सकता है, 4x में एक x से जुड़ गया तो 5x माइनस 16 बराबर -1, ठीक है। अब आगे और हल होगा, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ मैं। हम x का मान निकालेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, हम x को इसी पक्ष में रखेंगे, अभी संख्या को इधर पक्षांतरित करेंगे, 5x बराबर लेंगे -1, पहली संख्या को लेंगे ही यहाँ पर बराबर के बाद जो भी है, अब -16 को इधर लिखेंगे +16। अब ये होगा 5x बराबर 16 में 1 घट गया तो बचेगा 15, 15 प्लस इसलिए है क्योंकि 16 बड़ी संख्या है, ठीक है। एक ऋणात्मक एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या घटती है। अब देखो, अब x का मान ज्ञात करने हमें, तो इस स्थिति में कैसे हल करते हैं, x को हमने लिया और 5 क्या है x के साथ में गुणा है तो इधर जाके भाग बना लेगा, तो अब x का मान निकला 5 दिया 15,
देखो यहाँ पे x का वास्तविक मान निकला है ना, संख्या में निकला है, इसके साथ कोई और चर वर नहीं है। तो हम y का मान समीकरण 2 में रखे तो x का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब इस x का वास्तविक मान निकल गया। अब इसे हम, ये हमारा समीकरण 3 कह सकते हैं ना यहाँ पे, चूँकि ये समीकरण ही है, इसमें कोई हम अलग से जोड़े नहीं हैं। अब सिंपल सा है, x का मान निकल गया। अब इसी x का मान को हम समीकरण 3 में डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा। हम इन चीज़ों पे ध्यान न देकर इतने समीकरण 3 में ही ध्यान देंगे ना। समीकरण 1 से हल करेंगे तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, और जो समीकरण 3 का है वो समीकरण 2 में रख देंगे। फिर x का या y का मान जो भी निकले, यहाँ पे क्या है, हमने y का मान निकाला है तो यहाँ पे x का वास्तविक मान निकला। अगर हम यहाँ पे x का मान लेते और यहाँ पे x का मान 2 में रखते तो यहाँ पे y प्राप्त होता, यहाँ पे y प्राप्त होता। तो हम इस x का मान को, x का मान को समीकरण 3 में रखने पर सिंपल सा है। अब समीकरण 3 में ही रखेंगे, हमेशा यही बताऊंगा कि समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो y बराबर दिया है 8 माइनस 2x, तो हमें y का मान ज्ञात करनी है ना, 8 माइनस 2। अब x के स्थान पे रखेंगे 3 गुणा करके 3, ठीक है। तो हमें y का मान डायरेक्ट प्राप्त होंगे, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस, 8 का 8, y बराबर आएंगे 8 में 6 घट गया है तो 2, 8 बढ़ा है तो धनात्मक 2। तो इस तरह हमें क्या प्राप्त हुए, x बराबर प्राप्त हुआ 3 और y बराबर प्राप्त हुआ 2। ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, हमने किया क्या, किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं ना। यहाँ पे हम छोटी चर देखेंगे, या अगर गुणांक में है सभी चर तो सबसे छोटी गुणांक वाली संख्या को देखेंगे। फिर हम वहाँ से x या y का मान निकालेंगे, जो निकलेगा समीकरण में उसका हम समीकरण 2 में रख देंगे। ये 2 में बोलता हूँ, जिस अगर हमने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, अगर हम 2 से निकालते तो उसे 1 में रखते, ठीक है। और जो वास्तविक मान निकलेगा x और y का, यहाँ पर जो भी रहे, इस प्रश्न में x का निकला, जरूरी नहीं x का ही निकले हमेशा, यहाँ पे उसे हम हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे तो फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, आप इन तीनों समीकरण में किसी भी में रख सकते हैं। जैसे मैं आपको x का मान 3 प्राप्त हुए ना, हमें मैंने 3 में रख के निकाल के बताया था। अब मैं किसी भी में रख के बताऊँ, जैसे मैं 2 में रखता हूँ, x का मान 3 दिया है यहाँ पे, माइनस और 2 y बराबर -1, ठीक है। इसे हम जब हल करते हैं तो -2y = -1 और 3 को पक्षांतरित करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, ऋणात्मक आएंगी, इधर -2y बराबर है। अब क्या है, माइनस और माइनस कट सकता है, लेकिन हम y बराबर सीधा लिख सकते हैं -4 और पूरे -2 को पक्षांतरित करेंगे तो भाग बनाएगा। तो ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या जब भी भाग किया जाता है तो भागफल हमेशा धनात्मक आता है। 2 दूनी 4, देखो y का मान भी यहाँ पर 2 आया। हम समीकरण 2 से हल किए इसको, ये फिर भी 2 आया, और इसे हम हल किए थे समीकरण 3 से। तो आप किसी भी में हल करो, आना वही है। जब एक बार x या y का वास्तविक मान प्राप्त हो तो दूसरे y या x का प्राप्त करने के लिए हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं।
अब मैं आपको तीसरा प्रश्न दिखाता हूँ। चौथा बस थोड़ा कठिन है, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। चौथा 4x, तीसरा 4x प्लस 3y बराबर 5, 2x माइनस y बराबर 2। हम इसे दिया करके इसे ही लिखेंगे और इसे समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। इसे समीकरण 2 कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसमें 4 है, सबसे बड़ी है, 3 है, उसके बाद 2 है, ये छोटी सबसे। लेकिन y सबसे छोटी है, मतलब 1 दिया यहाँ पे, हम सीधा, इसलिए हम सभी समीकरण हल लिखेंगे। समीकरण 2 से लिखने के बाद या मान रखने के बाद उसी समीकरण को उतार मत देना, सीधा इसका हल उतारना, ठीक है। सीधा इसका हल क्या है, माइनस y के बाद बराबर में लेंगे, बराबर के बाद जो पहली संख्या उसे लिखेंगे। अब y के साथ जो भी संख्या है, यहाँ 2x है तो पक्षांतरित होकर क्या हो जाएगा, 2x। चूंकि हमें धनात्मक y चाहिए ना, ऋणात्मक हमारा x और y का मान नहीं रहेंगे, तो हम यहीं पे एक सीखने को मिलेगा। हम y को y रखेंगे और ऋण चिन्ह को पक्षांतरित कर देंगे। तो चूंकि y के साथ ऋण चिन्ह गुणा में है, समझो इधर होके भी गुणा में आएगा, ऐसे 2 माइनस 2x ऐसे। अब इसे हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि में। बस अगर हम माइनस ले लिए तो यही हमें सोचना पड़ता है, हमेशा धन लेंगे तो हमें यह कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो इस चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, 2 क्या है, -2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर 2x। यही हमारा तीसरा समीकरण है, ठीक है। जहाँ हम x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमने लिए हैं समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 प्राप्त किए। अब इस y का मान हम 2 में न रख के अब 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान रखेंगे, 4x दिया है पहले तो लिखेंगे 4x, प्लस दिया है तो प्लस 3 दिया है तो 3, y के स्थान पे अब गुणा में लिखेंगे, कोष्टक लगा के, 2 पद है तो ये है -2 प्लस 2x, बराबर में दिया है 5। अब इसे हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा, ठीक है। फिर उसे समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। यहीं पे x का मान प्राप्त होगा वास्तविक, देखना। 4x को लिखे, 4x और ये प्लस में है, आपस में गुणा होगा ना, ये ऋणात्मक है तो आपस में क्या होगा, ऋण बनाएंगे गुणा करके, प्लस और माइनस ऋण, 3 दूनी 6, प्लस और प्लस आपस में गुणा होगा तो प्लस 3 दूनी 6, 3 के साथ कोई चर नहीं है लेकिन 2 के साथ एक चर है x, तो 1 के साथ रहता है तो उसी को उतार देते हैं, बराबर 5। हम x और x वाली संख्या को एक साथ और जो x नहीं है उसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। 4x दिया है, 4x, 6x के सामने प्लस दे तो प्लस 6x, 6 के सामने माइनस दिया है तो -6x बराबर 5। अब देखो, आपको फटाक से भी यहीं पे सोच सकते हैं कि -6 को इधर पक्षांतरित कर सकते हैं, ठीक है। 4, 6, 10
और x जोड़ते समय घातों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और -6 लिख देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। अब 10x बराबर 6 को पक्षांतरित कर देंगे तो +6, 10x बराबर 5 और 6 11, और इसका आंसर भिन्न में आ गए क्या? तो हम यहाँ पे x बराबर लेंगे 11/10, ठीक है। और ये 11 से ही जाएगा, लेकिन ये 2 से चला जाएगा, लेकिन ठीक है। x बराबर 11/10। एक बार आंसर देखता हूँ इसका सही है क्या गलत। ठीक आया है। x का मान, ये हमारा x का मान है। अब x का मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखो y बराबर दिया है ना, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y बराबर दिया है तो हम y बराबर लिखेंगे इधर, फिर दिया है 2 माइनस प्लस 2, 2 माइनस प्लस 2, और x के स्थान पे अब हम रखेंगे 11/10, गुणा में करेंगे ना, लेकिन 11/10, ठीक है। अब आगे लिखते हैं y बराबर, देखो हम 2 इसके साथ गुणा में ना 11/10, तो ऊपर गुणा होता है, या हम यही कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंचे, तो ये -2 लिखे, प्लस को प्लस, और ये 5 2 कट जाएगा, ये 5 में आएंगे, जैसे ये दिखाता हूँ, 11/5, 2 एकम 2 पंचे 10 में कट गया, ठीक है। ये अब y बराबर क्या आएगा, ये अब नीचे से गुणा होगा। यहाँ पे गुणा साइन होता है तो ऊपर से गुणा किया जाता है, लेकिन अब नीचे से गुणा होगा। 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस, प्लस प्लस 11 पूरे का बटा 5। अब y बराबर निकलेगा, देखो एक संख्या ऋण है, एक संख्या धन है, तो संख्या घटेंगी, तो 10 में 11 में 1 10 गया तो 1 बचेगा। 11 क्या है, धनात्मक है, धनात्मक संख्या बटा 5। एक बार और चेक कर लेता हूँ y का मान सही आए कि गलत। ठीक है, y का मान हमारा बिल्कुल सही आया है, ये हमारा आंसर है। लेकिन एक चीज़ यह है कि दशमलव में आंसर दिया है तो हम दशमलव में लिख देते हैं। जब 10 को 11 से भाग देंगे, या 10 क्या है, 1 0 है, तो 1 0 की एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, यह हमारा आंसर होगा। और इसमें क्या होगा, 5 से भाग तो नहीं जाएगा, एक तो 0 लगाएंगे तो 0.10 होगा, तो 2 बार में, ठीक है। यह हमारा y का मान है, दशमलव में दिया इसलिए दशमलव में लिख देता हूँ मैं आंसर, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा थोड़ा सीखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। सात x प्लस 11y बराबर 0, ठीक है। यह हमारा पहला समीकरण निकाय है। और जीरो, ये हमारा यहाँ पे माइनस है, माइनस, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यही कंडीशन थोड़ी, या इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें करणी आ जाते हैं, तो हमें
थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम हल लिखेंगे और कौन से समीकरण को उठाएं पहले। 7, 3, 11, 5, 3 सबसे छोटा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, समीकरण 2 को लेंगे। तो समीकरण 2 से और हम सीधे करनी 3 100 को लिए बराबर लेंगे 0 का कुछ नहीं होता अगर पक्षांतरित करते हैं तो ये -5y माइनस करनी 5y धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम x का मान निकालेंगे। x बराबर लिखेंगे 5y बटा करनी जो इधर करनी 3 भाग बना लेगा। यही हमारा क्या है, समीकरण तीसरा है। अब हम x का मान 2 से लेकर निकाले ना, लेकिन अब x का मान हम 1 में पुट करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। पहले क्या है, 7 करनी 7 x दिया है, यानी यहाँ पे हम रखेंगे x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, चूँकि गुणा में है तो हम गुणा लगा देते हैं, फिर x का मान को पुट करते हैं। 5y पूरे का बटा 3। अब दिया है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस 11y, ये करनी में है, बराबर 0। अब देखो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा होता है ना, तो 7 पंचे 35 और एक y दिया है तो y एक ही में दिया है तो एक ही में, चूँकि यहाँ पे दिया रहता है तो y के गुणांक में y के घात में परिवर्तन होती है। पूरे का बटा 3 प्लस 11y बराबर 0। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, y का मान निकालना है हमें। x का मान समीकरण 1 में दिए तो y दिख रहा है हमें, तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, इसे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको आपस में गुणा फिर जोड़ना करेंगे, तब इसका हम हल बहुत लंबी ले जाएंगे। अगर हम y यहाँ इस पूरे भाग में एक पक्ष में दिया है, प्लस की इस पक्ष में y दिया है और इधर भी y दिया है, ठीक है ये, तो हम y का हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। ब्रैकेट में लेंगे अब 3 5 बटा करनी 3 प्लस 11 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे एक सीख मिलने की संभावना है। यहाँ पे एक स्थिति उत्पन्न हुई है, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पूरी संख्या 1 मानो और ये y है, आपस में क्या है, गुणा है, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 0। तब इस स्थिति में क्या होता है, देखो दोनों का गुणनफल 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लो a गुणा में b है, a गुणा में b है बराबर 0 है, तो कोई संख्या इसमें से 0 होगा, जैसे a 0 है, a 0 है और b को 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से होंगे, या हम इसे कैसे हल करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a का मान 0, लेकिन हमें निकालना होता है कि हम a का मान 0 निकालें या b का मान 0 निकालें। तो हम a गुणा में b बराबर 0 दिया है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम a का मान 0 निकालना चाहते हैं तो a का बराबर लेंगे, चूँकि यह गुणा में है
ठीक है, गुणा बी है तो बराबर 0/b कर देंगे तो क्या होगा, ए का मान निकलेगा। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग दें 0 ही आता है। अब देखो हम ए का मान 0 निकाल लिए ना, अब ए का मान अगर हम यहाँ पे 0 रख दिए, देखो हमने रख दिए थे पहले, अब गुणा में बी करेंगे तो 0 आएगा और इधर भी 0, यानी बराबर होनी चाहिए। समीकरण दोनों पक्ष आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ वैसे ही करेंगे, y का मान निकालेंगे। यहाँ पे हम a का निकाले, यहाँ पे y का मान निकालेंगे, ठीक है। अब ये हम y का मान निकालेंगे, बराबर करेंगे और पूरे का बटा 0 लेंगे और करनी 35 बटा करनी 3 प्लस 11, ये हुआ। अब 0 है यहाँ पे और इससे भाग देंगे तो y का मान भी 0 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, अगर इसे 0 को भाग दिया जाए तो 0 ही आता है। तो देखो y का वास्तविक मान हमें प्राप्त हुआ। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पे, देखो तो x का मान निकलेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो x लिखा मैंने, x बराबर लिखूंगा x बराबर करनी 5, y के स्थान पे रखूंगा 0, ठीक है, गुणा कर दूंगा 0 बटा करनी 3 लिखूंगा। तो करनी 5 गुणा में y के स्थान पे 0 है तो 0 पूरे का बटा मैं करनी 3 रख दिया, ठीक है। तो अब इससे हमें x का मान निकलेगा। तो x बराबर लिखा मैं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। बटा दिया है तो बटा पूरे का करनी 3। अब हम यह भी जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 को भाग भी देते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यह हमारा वास्तविक मान प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं y का मान 0 और x का मान भी 0 प्राप्त हुआ। इस विधि को मैंने अपने कॉपी में विलोपन विधि से ज्ञात किया था और आज जो आपको मैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना, यहाँ पे समझने में थोड़ी भूल कर देते हैं बच्चे निकालने में, ये वाला भाग y बराबर 0 कैसे आएगा, ये वाला भाग भूल करते हैं। लेकिन ये वाला कंडीशन वहाँ भी उत्पन्न होता है विलोपन विधि में। तो हम प्रश्न का 4 प्रश्न देख लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं जिसमें हमें समीकरण निकाय बनाना होगा। मैंने आपको कहा था ना समीकरण निकाय याद रखनी है करके, ये समीकरण निकाय शब्द को याद रखना। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे, जैसे मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ, हमने आलेखी विधि पूरा कर लिए, प्रतिस्थापन विधि 10 देखेंगे, हमने 4 हल कर लिए। देखो अब मैं 5वें प्रश्न में जा रहा हूँ जिसमें प्रश्न दिया, इसमें हम क्या करेंगे, 2 पात्र दिए रहेंगे, 2 स्थितियाँ, 2 समीकरण निकाय। ये क्या है, समीकरण निकाय हम एक साथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर हम चुनेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे ऐसे करके। तो मैं ये लिख के रखा हूँ इसका क्वेश्चन। हम 5वें में पहुँच गए, ठीक है। और इसका जो है हमें समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाने के बाद, समीकरण निकाय प्राप्त करने के बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रश्न ये है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपया दिया है। यानी हमारा एक कंडीशन इस समीकरण से, पहला समीकरण प्राप्त होगा इस कंडीशन से, तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपया दिया है। यानी हमारा ये दूसरा स्थिति कंडीशन
और इससे हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो हमें पूछा गया है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले x और y का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद x का मान जो भी रहेगा उसे 7 से, या हम चाय को x मानेंगे और कॉफ़ी को y। पहले यह निकालता हूँ जी। हम माना एक किलोग्राम चाय बराबर चाय का मूल्य पूछा है ना यहाँ पे, मूल्य बराबर क्या है x। और जब भी मात्रा पूछी जाती है, मैंने पहले भी बताया ना, 1 किलोग्राम या 1 यूनिट का हम ले लें तो हमें 7 से 7 पूछा है, यहाँ पे 1 पूछा है, हमें कितनी भी संख्या पूछा जाए, हम 1 का अगर निकाल लें तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम चाय और ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी का मूल्य बराबर हमने y माना है। तब फर्स्ट स्थिति 15 kg, ठीक है, 15 kg लिखता हूँ मैं, किलोग्राम 15 kg चाय प्लस 17 kg कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये। ठीक है, तो हम 1 किलोग्राम चाय का मूल्य माने हैं x, तो 15 किलो का 15x प्लस का प्लस, हम 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य माने हैं y। ठीक है, 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य है y, तो 17 का 17y बराबर दिया है 183। यही हमारा प्रथम या फर्स्ट समीकरण निकाय है। ठीक है, अब दूसरा स्थिति सेकंड स्थिति क्या कहता है, 25 किलोग्राम चाय। ठीक है, हमने लिखा 25 kg चाय प्लस 13 किलोग्राम कॉफ़ी, यानी 13 kg कॉफ़ी का मूल्य कितना दिया है, 213 रुपये दिख रहा है इधर, 213 रुपये। ठीक है, तब हमारा क्या है, हमने 1 किलो चाय का मूल्य माना है x, तो 25 किलो का होगा 25x प्लस का प्लस। हमने प्लस क्यों लिया है पता है ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद मूल्य आया है 213 और इन दोनों को जोड़ने के बाद आया है मूल्य 183, इसलिए प्लस। अब हम 1 किलो कॉफ़ी का लिए हैं y, तो 13 किलो कॉफ़ी का 13y बराबर 213। ये हमारा दूसरा समीकरण निकाय। अब हमें लिखना होगा, अतः समीकरण निकाय ये समीकरण निकाय लिखा है ना। ठीक है, हमें लिखना होगा पहला 15x प्लस 17y बराबर 183 पहला समीकरण। ठीक है, और 25x प्लस 13y बराबर 213, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें उसी स्थिति में आ गए, जैसे कोई समीकरण दिया होता था ना, हमें देखो हमने पहले 4 क्वेश्चन हल किए ना, जैसे समीकरण दिया रहता है, सेम टू सेम ऐसे ही स्थिति आ गई। हमें बताना है टीचरों को कि ये समीकरण निकाय प्राप्त हुआ। अब
हम यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है, कि हम फलाने विधि से हल कर रहे हैं करके, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। समीकरण, कौन सा समीकरण लेंगे हम? देखो ये 13 सबसे छोटी दिखाई दे रहा है ना, है तो सब, लेकिन 13 सबसे छोटी है। समीकरण 2 से लिखे, ठीक है। अब 13y लिखे, चूँकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिए, हमने बराबर लिया। बराबर के बाद जो भी पहली संख्या है उसे लिखेंगे। अभी इधर जो 13 के साथ में था, इधर रहे चाहे इधर रहे, 13y के साथ उसे लिखेंगे। 25x है तो माइनस लिखेंगे, माइनस करके 25x, और यही हमारा समीकरण 3 नहीं होगा। y का पूरा मान निकालना है ना, तो y बराबर, देखो इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, 2 1 3 माइनस 25x, चूँकि 13 क्या इधर गुणा में है तो पूरे का बटा हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसे हम और आगे हल कर सकते हैं शायद। मैं अपने बुक में इसे विलोपन विधि से हल किया हूँ, कॉपी में। इसे देखता हूँ मैं। देखो 13 से ये चला जाएगा क्या, 13 एक बार में बचेगा कितना, 7 1 8, ठीक है। इसे हम यहीं पे इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि हम 1 से का मान निकालेंगे, फिर 13 तो इधर भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें y को अकेला करना है, ठीक है, या 1 से लेते तो 1 से को अकेला करते। अब इसी y के मान को, y के मान को 2 से हमने समीकरण 3 बनाए हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, अब 1 में रखेंगे, ठीक है। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर कितना है, 15x है, 1 को रखना नहीं है, प्लस दिया है, प्लस 17 और y के स्थान पे हमें ऐसे ब्रैकेट में लेने, गुणा करना है ना, y क्या है 17 के साथ गुणा में है, तो 213 माइनस 225x पूरे का बटा 13 बराबर दे 183। ठीक है, अब इसे लिखेंगे 15x, और ये प्लस में है तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम प्लस लिख लेते इधर। अब इसके बाद ये होगा कि देखो जब भी गुणा होता है तो कैसा होता है पता है, गुणा में किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ पे 17 है और 213, इधर अभी कोई भी संख्या है रहने दो, पूरे बटा में 13 है, तो आपस में कैसा होता है, इसे हम 17 गुणा में 213 बटा 13 लिखेंगे, ठीक है। पहले पद को, ये पूरे पद के लिए है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 225, ये पूरे के लिए, ठीक है। 225 बोलता हूँ, 25x, तो क्या बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को गुणा में लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल ऊपर की ओर गुणा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ केवल 17 का अंश के साथ गुणा करेंगे, हर के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। हर के साथ, नीचे के साथ गुणा नहीं होता है, ये पहले भी बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 का 213 के साथ गुणा होगा तो आएगा 36 21, ठीक है। आप गुणा कर लेना, 17 और 213, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगी, 17 का 25 से तो 25 सत्ते
175, 75 का 5 हासिल 17, 25 से कम 25, 25 और 17, 40 2 42, ठीक है ना, 40 2 42, 425। 17 में 100 नहीं दिया है लेकिन 25 में 100 दिया है, तो 1 में दिया है तो हम 100 को उतार लेते हैं और ये पूरे का बटा 13, ठीक है। उसके बाद बराबर 183। तो अभी ये हमारा शेष हल करना बाकी है, इसे नेक्स्ट पेज में आता हूँ मैं। अब देखो 13 क्या है, भिन्न में है, और हम इस भिन्न को हटाने के लिए दोनों पक्ष में 13 का गुणा कर देते हैं, तो ये भिन्न हट जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो 15 के साथ लिखेंगे 13 गुणा किए, गुणा में 15x प्लस प्लस ये पूरे भाग को लेते हैं 2 और 36 21 माइनस 400 25x पूरे का बटा है 13 बराबर 183, ठीक है। यहाँ पे समझना, हम इस भिन्न को हटाने के लिए कर रहे हैं 13 का गुणा आपस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये भिन्न भिन्न कट जाएंगे, तो 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 कम 15, 15 और 4 19, यहाँ पे 100 दिया तो 100 प्लस का प्लस। अब देखो ये 13 और ये 13 कट गए, तो शेष यही बस बचेंगे ना। और चूंकि ये प्लस है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं, 36 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, माइनस 425x बराबर, मैं इधर गुणा करना भूल गया था, इधर भी गुणा, तो इधर गुणा में क्या होगा, 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, तो 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे कितना होगा, 104, 104 और हासिल 3 कितना हो गया, 107, 107 का 7 हासिल 10 हो गए, ठीक है। 13 कम 13, 13 और हासिल 10 कितना, 23, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समान चर वाले को समान जगह में लेते हैं, 19 5 x माइनस 4 425x। अब इसे हम बराबर में लेंगे, बराबर के बाद जो पहली संख्या होती है उसे उतार लें, ये प्लस 36 21 है, उसे माइनस लेंगे 3621, ठीक है। अब इसे हम आगे हल करते हैं, हमारा 100 का मान अवश्य निकलेगा, ये होगा 230, चूँकि बड़ी संख्या 425 ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बराबर, इसको हटाता हूँ मैं इधर, ठीक है। 3621 में 2379 को जब हम घटाएंगे तो आएगा 1242, और चूँकि क्या है ये बड़ी संख्या ऋणात्मक में है तो ऋणात्मक लेंगे, और हम यहाँ पे x डालना भूल गए थे, 230 x है। अब इसे हम x का मान निकालेंगे और पूरे माइनस 230 को 12 4 2 और माइनस 230। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस आपस में कट गए, और चूंकि यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से चला जाएगा भाग, तो 2 6 12 2 और 1 1 1, यहाँ पे 1 बच गया तो ये 5। अब ये क्या 15 1 से जाएगा, चूँकि हमें x का वैल्यू निकालना है और हमें पूछा गया है यहाँ पे 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो हम इसे, हमारा आंसर इसका दशमलव में आएगा, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप दशमलव में करना, 5.4 आएगा,
ठीक है, इसे आप हल करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। और तो हमारा x का मान हमें प्राप्त हुआ, और इस x का मान जो है हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान हमें फटाक से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा यही होगा y 213 माइनस 25, x के स्थान पे रखेंगे 4.5 गुणा में 5.4 पूरे का भाग 13, ठीक है। 25 और इसका 5.4 को गुणा करके दिखाता हूँ। गुणा में क्या करते हम लोग, 25 गुणा में क्या करेंगे, इसको 54 ले लेंगे, ठीक है। तो 25 चौक कितना होगा, 100 हासिलाई 10, 25 पंचे 125, और हासिलाई 10 कितना होगा 125, 10 135। अब हम देखते हैं कि दोनों संख्या में कितने दशमलव है, तो केवल इसी पक्ष में एक दशमलव है, तो हम एक संख्या के दशमलव ले लेते हैं, तो हमारा आंसर 135 आया है, ठीक है। तो y बराबर हम यहाँ पे लेंगे 213 माइनस 135, 1 3 5, जीरो को हटा देते हैं ना, पूरे का बटा 13। अब इसे क्या लेंगे हम इधर लेते हैं ताकि जगह बचे हमारे लिए, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो y बराबर होगा कितना हो जाएगा, 213 में 135 घट गया तो ये बड़ी है, 21 में 1 लेगा 13, 13 में 5 गया तो बचेगा 8, और ये 20 हो गया ना, और 2 में से 1 ले लेगा तो बन गया 10, 10 में 3 गया तो बचेगा 7। अब ये 1 बच गया और ये 0, तो ठीक है, 0 कितना आया 7, 8 बटा 13। तो y का मान 13 छक्के 78, ठीक है। तो हमारा y का मान ये प्राप्त हुआ, जो कि है 1 kg कॉफ़ी का मूल्य, और ये हमारा क्या है 1 kg चाय का मूल्य। अब हमें पूछा गया है 7 किलोग्राम चाय, अब 7 kg चाय व 1 kg कॉफ़ी का मूल्य इधर, ठीक है, मूल्य कितना। तो हमारा 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 1 से बराबर आया है 5.4, और तो 7 का कितना होगा, गुणा में 7 प्लस 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हमने रखा है y, तो y का मान आया 6, तो 1 गुणा में 6 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पर फिर 7 चौक 28, 28 का 8 हासिलाई 2, 7 पंचे 35, 35 और 2 37, एक संख्या में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, 6 एकम 6 बराबर कितना आएगा इधर पता चल जाएगा, ठीक है। इतने को हल करते हैं, 37 में 6 को जोड़ दो तो कितना होगा 43.8, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है।
हमें पूछा गया है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितनी है, तो यही हमारा आंसर है 43.8। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखे प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड। तो अगला वीडियो भी 5 क्वेश्चन होंगे प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन करेंगे विलोपन विधि से। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।